प्यारे भाइयों और बहनों, नमस्कार। वर्ष 2022 के प्रथम एपिसोड में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। नया साल नए अवसरों के साथ कोरोना ओमिक्रॉन वेरिएंट की चुनौतियों को भी लेकर आया है। इस अवसर पर मैं आप सभी से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने का निवेदन करता हूं तथा आपके स्वस्थ एवं सुखी जीवन की कामना करता हूं। महाभारत का एक सूत्र है, मुहूर्त ज्वलितम श्रेयः न तु धूमायितम चिरम। मुहूर्त तक जलना उत्तम है, लंबे समय तक धुआं ठीक नहीं है। इसका तात्पर्य है कि जीवन में सघनता का होना आवश्यक है। खंड खंड की बजाय समाज के प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में विकास की परिपूर्ण सुगंध हो, यही सुशासन का लक्ष्य होता है। व्यक्तिगत रूप से सभी की उन्नति और समृद्धि, समाज के रूप में विकसित जम्मू कश्मीर के लक्ष्य के साथ हमने 2022 में कदम रखा है। 2021 की अंतिम बेला में जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहला और ऐतिहासिक रियल एस्टेट सम्मेलन जम्मू में आयोजित किया गया था। देश की अधिकांश बड़ी रियल एस्टेट कंपनियों ने 18,300 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट का समझौता किया, जिससे आर्थिक समृद्धि और रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध होंगे। उसी समिट में श्रीनगर में भी 21-22 मई को इस प्रकार का आयोजन किया जाएगा, इसकी घोषणा की गई थी। इंडस्ट्रियल तथा रियल एस्टेट डेवलपमेंट का खास उद्देश्य यहाँ के लोकल बिजनेस ग्रुप्स को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है, वहीं रोजगार के अवसर भी पैदा करना है। लेकिन समावेशी विकास की बातें जम्मू कश्मीर के कुछ खास तबके को बहुत नागवार लगती है। उनका लोकल उद्योगों की तरक्की और रोजगार से कोई वास्ता नहीं है। वो नहीं चाहते कि देश के अन्य हिस्सों की तरह जम्मू कश्मीर भी विकसित हो और यहाँ के लोगों की, खासकर कमजोर तथा युवा वर्ग की आकांक्षाओं की पूर्ति हो। असीम संपदा होने के बावजूद जम्मू कश्मीर को चंद लोगों ने दशकों से जानबूझकर पिछड़ा बनाए रखा है। इनके रिश्तेदार और परिजन विदेश तथा देश के अन्य हिस्सों में बसे हैं, लेकिन ये नहीं चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर का एक सामान्य नागरिक ये सुविधाएं प्राप्त कर सके। रियल एस्टेट सम्मेलन के पश्चात एक नैरेटिव चलाया गया कि जम्मू कश्मीर को बेचा जा रहा है। मैं इस तरह की बेबुनियाद बातों को पूरी तरह जिम्मेदारी से खारिज करता हूं। क्या जम्मू, रामबन, किश्तवाड़ जैसे इलाके को गुड़गांव या नोएडा की तरह एक विकसित इंडस्ट्रियल एस्टेट शहर होने का हक नहीं है? क्या श्रीनगर, कुलगांव, पुलवामा के लोगों की तरक्की की आकांक्षा नहीं है? योग्यता किसी की संपत्ति नहीं है और यह सर्वविदित तथ्य है कि संवेदनशील चेतना के लिए सिर्फ एक मार्ग है, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में संरचनात्मक परिवर्तन। सभी श्रोता अवश्य जानते होंगे कि 70 के दशक में गुड़गांव मात्र कुछ गांवों का समूह हुआ करता था। सिर्फ एक मारुति कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ने गुड़गांव के विकास की यात्रा को आज इस मुकाम पर पहुंचाया है कि विश्व की सबसे बड़ी 250 मल्टीनेशनल कंपनियों के दफ्तर आज वहां मौजूद हैं। गुड़गांव, बेंगलोर, हैदराबाद में आम नागरिकों के सपनों को मूर्त रूप देने का काम हुआ है। वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां की समृद्धि की चर्चा आज हर जगह हो रही है। वहां के गांव में भी जो परिवर्तन आया है वो बड़े बड़े शहरों के लिए प्रेरणादायक है। प्यारे भाइयों और बहनों, भावनाएं भड़काने से सम्मानपूर्ण जीवन का निर्माण नहीं होता है। जो बड़े बड़े औद्योगिक घराने आज जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं, वो सिर्फ बिजनेस के लिए ही नहीं आ रहे हैं। ये गौर करने की बात है। ये पूरी कवायद जम्मू कश्मीर का भारत के साथ कंप्लीट इंटीग्रेशन भी है। इन औद्योगिक घरानों को देश के अन्य हिस्सों में भी बिजनेस करके प्रॉफिट मिल सकता है, लेकिन राष्ट्र के मुकुटमणि के साथ रिश्ता सिर्फ व्यावसायिक ही नहीं बल्कि आत्मिक भी है। जो लोग जम्मू कश्मीर के विकास के बारे में गलत बयानी कर रहे हैं, वो जम्मू कश्मीर के नागरिकों के साथ साथ देश के साथ भी विश्वासघात कर रहे हैं। आज जम्मू कश्मीर को विदेशों में भी नई पहचान मिल रही है। नववर्ष की शुरुआत में ही दुबई एक्सपो में जम्मू कश्मीर प्रशासन ने जानी मानी कंपनियों के साथ लगभग 17,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए हैं। उद्योग और रोजगार
जम्मू कश्मीर में आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन के लिए आवश्यक है और इन्वेस्टमेंट से जुड़े हर एक प्रयास आम लोगों के जीवन स्तर को सुधारने का ही प्रयास है। आपके विकास में चंद लोगों ने जो बनावटी दीवारें खड़ी की हैं, उन्हें ढहाना होगा, हटाना होगा और यही हमारे नववर्ष का संकल्प भी होना चाहिए। नववर्ष की पूर्व संध्या पर जम्मू के 3 लेखकों को साहित्य अकादमी सम्मान से नवाजा गया। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं डोगरी, कश्मीरी तथा पंजाबी भाषा में ये खिताब हासिल करने वाले श्री राज राही, श्री खालिद हुसैन तथा श्री वली मोहम्मद कास्तवाड़ी को अपनी शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। जम्मू कश्मीर के पास एक से बढ़कर एक प्रतिभाएं मौजूद हैं। किश्तवाड़ के रहने वाले तौसीफ अली मलिक को नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के अवार्ड से नवाजा गया है। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम की कहानियों से प्रेरित होकर तौसीफ ने विज्ञान और इनोवेशन के क्षेत्र में कदम बढ़ाया। उन्होंने हाल ही में ट्रेडिशनल बुखारी को पोर्टेबल रूम हीटर के रूप में परिवर्तित किया, जो ठंड से बचाव के लिए उपयोगी साबित हो रही है। एक साधारण परिवार में जन्मे तौसीफ ने खेतों की सिंचाई के लिए ईंधन बचाने वाला मोटर भी बनाया है, जिसे देश की कई इनोवेशन प्रदर्शनियों में सराहा गया है। 27 साल की हमारी बच्ची मसरत फारूक आज श्रीनगर की सबसे कम उम्र की एंटरप्रेन्योर है। प्रशासन के सहयोग से उन्होंने बच्चों के लिए स्मार्ट क्लासेस शुरू की और मात्र 3 टीचर से शुरू हुई उनकी ये यात्रा आज 2 सेंटर्स और 80 टीचर से जुड़ चुकी है। उनकी कहानी नौजवानों का मार्गदर्शन करेगी, उन्हें प्रेरणा देगी, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। रजौरी के कोटधारा पंचायत के हमारे किसान भाई विशाल चंद शर्मा ने एक नया इतिहास कायम किया है। विशाल ने सैफरन की खेती शुरू की है और पंपोर तथा किश्तवाड़ के बाद रजौरी अब जम्मू कश्मीर का तीसरा जिला बन गया है, जहां ये मशहूर स्पाइस अपनी सुगंध बिखेरेगी। कृषि विभाग के सहयोग से विशाल ने ऐसे काम को अंजाम दिया है जिस पर अभी तक एक्सपेरिमेंट भी नहीं किया गया था। अब रजौरी के अन्य किसान भाई भी सैफरन में डाइवर्सिफिकेशन करने की सोच रहे हैं और आने वाले सीजन में विशाल शर्मा की तरह सफलता की अनेकों कहानियां इस सीमावर्ती जिले में सुनने को मिलेंगी। प्यारे भाइयों और बहनों, पिछले वर्ष नवंबर के एपिसोड में मैंने जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों से जल्द ही नौकरियों में नियुक्ति शुरू करने का वादा किया था। साल की शुरुआत में ही 5 तारीख को मैंने राजपत्रित और गैर राजपत्रित पदों पर नियुक्ति के प्रस्ताव को स्वीकृत कर दिया है। अब हर साल 44 खेल की विधाओं में इंटरनेशनल अवार्ड जीतने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी मिलेगी। सन 2014 से इस तरह की व्यवस्था को जम्मू कश्मीर में समाप्त कर दिया गया था, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि जिन खिलाड़ियों ने 2014 से 2021 के बीच देश का नाम रोशन किया है, उन्हें भी इस वर्ष सरकारी नौकरी के लिए योग्य माना जाएगा। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स तथा एशियन गेम्स में पदक जीतने पर ऐसे खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन भी दिया जाएगा। मैं जम्मू कश्मीर के सभी होनहार खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। नई स्पोर्ट्स पॉलिसी भी अब बन करके तैयार है। एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल के अप्रूवल के बाद वह भी पब्लिक डोमेन में आ जाएगी। कोई भी मनुष्य एक आइलैंड, एक द्वीप नहीं है, बल्कि गहरी जड़ों में हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारा दायित्व एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था की रचना का है जिसमें सभी के अंदर छिपी हुई संभावनाओं को सही प्लेटफॉर्म मुहैया कराया जा सके। श्रीनगर से शेख आसिक अहमद ने कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करने के बारे में मुझे पत्र लिखा है। अहमद साहब लिखते हैं कि 700 साल से ज्यादा पुरानी हैंडीक्राफ्ट तथा हैंडलूम की परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए सरकार को बड़े कदम उठाने होंगे। कोरोना की वजह से सुस्त पड़े इस क्षेत्र के कारीगरों की मदद करने की आवश्यकता है, ताकि अनेकों कलाओं में निपुण एक बड़ी आबादी को फिर से समृद्ध किया जा सके। उन्होंने माननीय कॉमर्स मंत्री द्वारा अक्टूबर विजिट के दौरान घोषित कारपेट विलेज को भी जल्द से जल्द शुरू करने का आग्रह किया है। अहमद साहब, आपके सुझावों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मानता हूं कि हमारे बुनकर, शिल्पकार, दस्तकार समाज की समृद्धि का ताना बाना बुनते हैं और पूरे समर्पण की भावना से परंपराओं, रीति रिवाजों को जीवित रखते हैं। इसलिए कोरोना की पहली वेव के बाद जम्मू कश्मीर का कार्य संभालने के 1 महीने के भीतर ही सितंबर 2020 में हमने 1353 करोड़ रुपए का इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज दिया था,
जिसमें हैंडीक्राफ्ट के कारीगरों तथा कारोबारियों को भी राहत मुहैया कराई गई थी। उसके पश्चात हमने आर्थिक सहायता, हाट की व्यवस्था पर भी ध्यान केंद्रित किया और वर्षों बाद श्रीनगर तथा जम्मू में हैंडीक्राफ्ट तथा हैंडलूम के उत्पादों की बिक्री के लिए हाट की व्यवस्था की गई। राजबाग सिल्क फैक्ट्री को फिर से चालू कर दिया गया है। उम्मीद कार्यक्रम से जुड़ी महिलाओं के लिए भी मार्केटिंग के संसाधन जुटाए जा रहे हैं। पिछले साल ही युवा पीढ़ी को इस कलात्मक प्रोफेशन से जोड़ने के लिए खानदार स्कीम शुरू की गई और मैंने कई मीटिंग्स में स्वयं ये निर्देश दिए हैं कि सभी कारीगरों को आर्थिक मदद के लिए आर्टिजन क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराया जाए। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना के फर्स्ट वेव के दौरान आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना भी शुरू की है, जिसके तहत अभी तक पूरे देश में 13.5 लाख सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को 3 लाख करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता मिल चुकी है। इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं सभी कारोबारियों से भी प्रधानमंत्री जी की योजना का लाभ उठाने का अनुरोध करता हूं। अभी जम्मू कश्मीर के क्राफ्ट को दुबई एक्सपो में भी प्रदर्शित किया गया है और वहां इसकी काफी सराहना भी हुई है, जो हमारे निर्यात के लिए एक अच्छी खबर है। जम्मू कश्मीर प्रशासन इस परंपरा का संरक्षण और प्रमोशन प्राथमिकता के आधार पर करना चाहता है, इसका मैं आपको भरोसा देता हूं। कारपेट विलेज की स्थापना पर भी हैंडीक्राफ्ट तथा हैंडलूम विभाग मिलकर के काम करे, इसका निर्देश दिया जाएगा। श्रीनगर से ही प्रोफेसर गिर मोहम्मद इसाक ने युवाओं में इनोवेशन कल्चर को प्रमोट करने के लिए सुझाव भेजा है। प्रोफेसर साहब लिखते हैं कि जम्मू कश्मीर में प्रतिभाओं को तराशने के लिए संस्थागत तरीके से इनोवेशन कल्चर को बढ़ावा देने की जरूरत है, ताकि युवाओं को इंटरप्रेन्योर बनाने का अवसर उपलब्ध हो सके। प्रोफेसर साहब ने इस अभियान में अन्य संस्थाओं से सहयोग की अपेक्षा भी जताई है, जिससे इनोवेशन कार्यक्रम को सस्टेनेबल बनाने में मदद मिले। प्रोफेसर साहब, आपके सुझावों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपकी बात से पूर्णतया सहमत हूं कि यहाँ की युवा पीढ़ी में जबरदस्त प्रतिभा है। इसलिए पिछले 16 महीनों से मैं कोशिश कर रहा हूं कि यहाँ के युवा बच्चे बच्चियों को इनोवेशन के लिए सही प्लेटफॉर्म मुहैया कराया जाए। इस प्रयास में हम काफी हद तक सफल भी रहे हैं। पिछले साल ही जम्मू यूनिवर्सिटी में इनोवेशन एवं इंक्यूबेशन सेंटर तथा कश्मीर यूनिवर्सिटी में रिसर्च तथा इनोवेशन सेंटर शुरू किया गया है, जिसमें प्रतिभाशाली नौजवानों के अंदर छिपे टैलेंट को उचित मार्गदर्शन दिया जा रहा है। इसके अलावा नई शिक्षा नीति की अनुशंसा के अनुरूप लगभग सभी कॉलेज में इनोवेशन तथा वोकेशनल ट्रेनिंग को प्राथमिकता दी जा रही है। एनआईटी श्रीनगर तथा आईआईटी जम्मू से भी अनुरोध किया गया है कि इंडस्ट्री के साथ मिलकर के ज्यादा से ज्यादा पेटेंट फाइल किए जाएं, ताकि युवाओं के इनोवेशन को कॉमर्शियल तौर पर भी लॉन्च किया जा सके। संस्कृत में एक श्लोक है, स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। जो विद्वान है, ज्ञान की खान है, उसे सिर्फ अपने देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में सम्मान मिलता है। और बहुमुखी प्रतिभाओं की धरती जम्मू कश्मीर इस क्षेत्र में भी अपना सम्मान पुनर्स्थापित करे, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। इनोवेशन के अभियान में धन की कमी न हो, इसके लिए जो भी आवश्यक कदम होंगे वो उठाए जाएंगे। उधमपुर से गौरव शर्मा ने जानवरों के प्रति अत्याचार को लेकर के जिलों में एसपीसीए सोसाइटी के बारे में कुछ सुझाव भेजे हैं। उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर के सभी जिलों में इस सोसाइटी से जुड़े स्टेक होल्डर मिलकर जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम के लिए उचित कदम उठाएं और डिप्टी कमिश्नर की अध्यक्षता वाली इस सोसाइटी की रेगुलर मीटिंग भी होना आवश्यक है। गौरव ने लिखा है कि ग्राउंड में काम करने वाले कर्मचारियों को ट्रेनिंग तथा इक्विपमेंट मुहैया कराना भी आवश्यक है, ताकि वो इमरजेंसी की परिस्थिति के लिए पूरी तरह तैयार रहें। उन्होंने ये भी लिखा है कि सभी जिलों में एसपीसीए के कार्यों की मॉनिटरिंग आवश्यक है, ताकि इस महत्वपूर्ण संस्था में जरूरी बदलाव लाया जा सके। गौरव जी, आपके सुझावों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले साल सभी जिलों को जानवरों के प्रति होने वाले अत्याचार को रोकने को लेकर जरूरी निर्देश दिए गए थे। सभी जिलों को यह भी निर्देश दिया गया है कि ब्लॉक स्तर पर रेस्क्यू रिस्पांस टीम का गठन किया जाए, जो क्रूरता की रोकथाम के साथ साथ जानवरों के पुनर्वास के बारे में भी उचित कदम उठाए। जहां तक मुझे ज्ञात है, उस निर्देश के बाद ज्यादातर जिलों के डिप्टी कमिश्नर्स ने सभी स्टेक होल्डर के साथ मीटिंग करके आवश्यक निर्णय लिए थे।
इसी महीने की 10 तारीख को मैंने जम्मू डिवीजन के सभी डीडीसी चेयरमैन तथा वाइस चेयरमैन के साथ एक बैठक की थी और उसमें भी सोसाइटी की मदद से एनिमल शेल्टर बनाने का प्रस्ताव रखा गया था। प्रशासन के उच्च अधिकारी इस पर टाइम बाउंड मैनर में काम करेंगे। आपने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर सुझाव भेजा है और मैं सभी जिलों को जहां भी गैप है उस पर शीघ्र ध्यान देने और जरूरी कार्रवाई का निर्देश देता हूं। बारामूला के अबरार काजमी ने जम्मू तथा श्रीनगर शहर में ऐप बेस्ड टैक्सी सर्विस शुरू करने के बारे में सुझाव भेजा है। अबरार ने लिखा है, चूंकि ये दोनों शहर स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आते हैं, इसलिए प्रशासन को ट्रांसपोर्ट सेक्टर में ऐप बेस्ड सर्विस शुरू करने की पहल करनी चाहिए ताकि आम नागरिकों को बेहतर यातायात की सुविधा प्रदान की जा सके। उन्होंने आगे लिखा है, चूंकि एक बड़ी आबादी बस या मेटाडोर पर आश्रित है, इसलिए ऐसी व्यवस्था करके परिवहन को और सुगम बनाया जा सकेगा। अबरार साहब, आपके सुझावों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पिछले साल मई में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की मीटिंग में ऐप बेस्ड टैक्सी सर्विस शुरू करने की योजना पर काम करने के निर्देश दिए गए थे। कोरोना की दूसरी लहर की वजह से उस प्रक्रिया को शुरू करने में थोड़ा विलंब हुआ। एक दूसरी अड़चन टैक्सी ऑपरेटर्स की भी है। जम्मू तथा श्रीनगर में मात्र 2 लोकल टैक्सी ऑपरेटर्स ने इसमें रुचि दिखाई थी, इसलिए एक बेहतर विकल्प के रूप में हमने इलेक्ट्रिक बसें चलाने का निर्णय किया है ताकि आम नागरिकों को बेहतर यातायात के साधन उपलब्ध कराए जा सके। इसके अलावा मैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को ये अवश्य निर्देश दूंगा कि लोकल तथा ओला एवं उबर कंपनियों से दोबारा बातचीत शुरू करके इन दोनों शहरों में ऐप बेस्ड टैक्सी सर्विस की व्यवस्था शुरू करने की संभावनाओं को पुनः तलाश करें। प्यारे भाइयों और बहनों, अबरार काजमी के सुझाव सोचने पर मजबूर करते हैं। जम्मू कश्मीर के ऐसे अनेक सेक्टर हैं जहां परिवर्तन की जरूरत है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी केंद्रीय सड़क तथा परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने मुझसे आग्रह किया था कि जम्मू कश्मीर में सालों से ऐसी पुरानी बसें चल रही हैं जो बिल्कुल सुविधाजनक नहीं है। सितंबर 2020 में मैंने पुरानी बसों को बदलने के लिए बस मालिकों को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का प्रस्ताव किया था। जम्मू तथा श्रीनगर शहर में इलेक्ट्रिक बसें शुरू करने के लिए ट्रायल चल रहा है। ऐसे बहुत से काम हैं जिन्हें अब पूरा करना है, क्योंकि 70 सालों की लीगेसी ने जानबूझकर आम नागरिकों के सामान्य सुविधाओं की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। मैं सभी श्रोताओं को परिवहन के परिवर्तन का एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। पहले श्रीनगर से जम्मू पहुंचने में 10 से 12 घंटे लगते थे। वह दूरी मात्र अब 5 घंटे के आसपास लोग पूरी कर ले रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जम्मू कश्मीर यूटी में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर तथा टनल पर 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है सभी परियोजनाओं के पूरा हो जाने के बाद कनेक्टिविटी में एक नई क्रांति का जन्म होगा। जो लोग भी सामान्य जन जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रशासन के कार्यों की बेवजह आलोचना करते हैं, मैं उन्हें कहना चाहूंगा कि हर खार हमारा है, हर फूल हमारा है, हमने ही लहू देकर गुलशन को संवारा है। आपकी आलोचना हमारे लिए उस कांटे के समान है जो हमें और मेहनत करने के लिए जागृत करती है, प्रेरित करती है। रोजगार के नए अवसर, आर्थिक संपन्नता और 1.25 करोड़ नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए पूरे समर्पण भाव से जम्मू कश्मीर प्रशासन काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। एक छोटी सी कहानी है। एक दिन नदी के किनारे एक पेड़ से 2 पत्ते पानी में गिर गए। एक पत्ता आड़ा गिरा और एक पत्ता सीधा गिरा। जो पत्ता पानी में आड़ा गिरा था वो कहने लगा कि अब मैं नदी की धारा को रोक कर ही रहूंगा, चाहे मुझे अपने जान की कुर्बानी ही क्यों न देनी पड़े। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा कि नदी का बहाव आज से रुक जाएगा, लेकिन नदी तो अपने स्वभाव से आगे बढ़ी जा रही थी। वहीं जो दूसरा पत्ता सीधा गिरा था वो नदी की धारा के साथ आराम से बहा जा रहा था और वो भी जोर जोर से चिल्ला रहा था कि नदी को आज मैं समुद्र तक छोड़ के ही लौटूंगा और उसके रास्ते में कोई व्यवधान नहीं आने दूंगा। नदी को इन दोनों पत्तों से कोई लेना देना नहीं और वह तो आराम से बहती चली जा रही। लेकिन जो पत्ता सोच रहा था कि वह नदी से लड़ रहा है, उसके जीतने का कोई उपाय नहीं, और जो पत्ता नदी को सागर से मिलाने की सोच रहा है, उसकी हार का कोई उपाय नहीं। हम भी जो काम कर रहे हैं उसमें अगर पूरी तरह से समर्पण है तो वो कार्य अवश्य सफल होगा। उसी समर्पण की भावना से मैं ऐसे जम्मू कश्मीर की कल्पना करता हूं जो संपन्न हो, सुदृढ़ हो,
संवेदनशील हो और देश के अन्य विकसित राज्यों के बीच अपना उचित स्थान प्राप्त कर सके। बिजनेस तथा आर्थिक क्षेत्र में, एजुकेशन के फील्ड में, विज्ञान तथा तकनीकी में, कला संस्कृति खेल के क्षेत्र में जम्मू कश्मीर शीर्ष पर पहुंचे, यह संकल्प 1.25 करोड़ नागरिकों का है और उसकी सिद्धि के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। कुलगाम से फैयाज अहमद बाबा ने शिक्षा के क्षेत्र में कुछ सुझाव भेजे हैं। उन्होंने लिखा है, प्राइमरी, सेकेंडरी तथा हायर सेकेंडरी में क्रमशः 6, 10 तथा 12 टीचर्स का फार्मूला जम्मू कश्मीर यूटी में लागू किया जाना चाहिए। साथ ही 1 से 5वीं कक्षा के सभी स्कूलों में मिनिमम इनरोलमेंट 100 छात्र होना चाहिए और वहां भी संख्या कम हो, ऐसे नजदीक के स्कूलों को एक दूर चाहिए ताकि बेहतर पढ़ाई के लिए टीचर्स का अच्छा खासा पूल उपलब्ध हो सके। फैयाज साहब ने अपने पत्र में प्राइवेट स्कूलों का भी जिक्र किया है और उन्होंने लिखा है कि कक्षा 5 की पढ़ाई के लिए मान्यता प्राप्त बहुत से स्कूल अवैध रूप से कक्षा 8 तक की पढ़ाई कर रहे हैं। प्राइवेट स्कूलों के बारे में एक पत्र पब्लिक स्कूल्स पेरेंट्स एसोसिएशन की तरफ से भी आया है। उनका सुझाव है कि प्राइवेट स्कूलों के रैंकिंग की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि बच्चे सही और अच्छे स्कूल में दाखिला ले सकें। वर्तमान प्राइवेट स्कूल की व्यवस्था को नॉन ट्रांसपेरेंट बताते हुए एसोसिएशन ने उसमें सुधार करने का सुझाव भेजा है। मैं फैयाज तथा एसोसिएशन को इन सुझावों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। पिछले 1.5 साल में स्कूल एजुकेशन के क्षेत्र में अनेक सुधार किए गए हैं और प्राइमरी स्कूल में टीचर्स स्टूडेंट रेशियो को रेशनलाइज करने पर भी काम शुरू हुआ है। अभी भी ये प्रक्रिया चल रही है और एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कुछ दिन पहले ही मुझे सूचित किया था कि इसे 15 फरवरी तक पूरा कर लिया जाएगा। प्राइवेट स्कूलों की व्यवस्था में सुधार के सुझावों पर मैं स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को आवश्यक कार्रवाई का निर्देश देता हूं। स्टूडेंट्स तथा टीचर्स की रियल टाइम मेंटरिंग की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए एजुकेशन डिपार्टमेंट मोस्ट पोर्टल मेंटरिंग ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स भी लॉन्च कर रहा है ताकि सभी महत्वपूर्ण विषयों में स्टूडेंट्स तथा टीचर्स के परफॉर्मेंस की रियल टाइम मॉनिटरिंग तथा मेंटरिंग की जा सके। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नई शिक्षा नीति के माध्यम से छात्रों के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास की रूपरेखा तैयार की है। जम्मू कश्मीर ज्ञान तथा शिक्षा का प्राचीनतम केंद्र रहा है और नई शिक्षा नीति के माध्यम से हमने 100% साक्षरता का लक्ष्य निर्धारित किया है। हमारे देश के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद ने देश की जनता से अनुरोध किया था कि वह शिक्षा को एक पवित्र राष्ट्रीय सेवा समझे और अपना योगदान दे। मैं समाज के प्रबुद्ध लोगों का भी आह्वान करना चाहूंगा। इसमें संदेह नहीं है कि शिक्षा सरकार का दायित्व है, लेकिन ये समझना जरूरी है कि इस जिम्मेदारी को बिना जन भागीदारी के पूरा नहीं किया जा सकता है। यदि जम्मू कश्मीर की आवाम, प्राइवेट तथा सरकारी शिक्षण संस्थान और शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी संस्थाएं एक साथ मिलकर मूल्य केंद्रित शिक्षा पर काम करेंगे तो उस लक्ष्य को पाने में अधिक समय नहीं लगेगा। बारामूला से मोहम्मद लतीफ ने एजुकेशन डिपार्टमेंट का एक यूट्यूब चैनल शुरू करने का सुझाव भेजा है। लतीफ साहब ने लिखा है, इस चैनल पर सरकारी तथा प्राइवेट स्कूलों के टीचर्स के लेक्चर अपलोड किए जा सकते हैं, जिससे कोरोना काल में छात्रों को लर्निंग में सहूलियत होगी। लतीफ साहब, आपके सुझावों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को तुरंत इस पर कार्रवाई करने का निर्देश दूंगा। श्रीनगर के रहने वाले मिरादिल फारूक ने जम्मू कश्मीर के सेमी अर्बन एरियाज में हाउसिंग पॉलिसी लागू करने के लिए मुझे पत्र लिखा है। फारूक साहब ने लिखा है कि एक बड़ी आबादी को अच्छे घरों की जरूरत है और जीर्ण हो रहे मकानों की संख्या भी दिन पर दिन बढ़ रही है। इसलिए अर्बन तथा सेमी अर्बन एरियाज में प्रशासन को अच्छी कॉलोनी विकसित करने की जरूरत है। आदिल, आपके सुझावों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी इस कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने रियल एस्टेट सम्मेलन की चर्चा से की थी। उस एक दिवसीय कार्यक्रम में इस बात पर भी मंथन हुआ था कि बढ़ती अर्बन आबादी की वजह से जम्मू कश्मीर में भी तुरंत 2.5 लाख नए घरों की आवश्यकता है। अभी हमारी 72% आबादी ग्रामीण तथा 28% आबादी शहरी इलाकों में रहती है। हमारी कोशिश है कि योजनाबद्ध ढंग से लोगों को बेहतर आवास प्रदान करने के लिए लोकल स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर इस क्षेत्र की अनंत संभावनाओं को हकीकत का अमली जामा पहनाया जाए। व्यक्तिगत रूप से मैं मानता हूं कि अर्थव्यवस्था में सकारात्मक पहल जरूरी है ताकि सभी वर्गों के जीवन स्तर में व्यापक सुधार हो सके और भेदभाव से मुक्त समाज का निर्माण किया जा सके। सिर्फ विचार नहीं,
बल्कि विकास में विश्वास ही समाज में क्रांति पैदा कर सकती है। समाज में जितने भी सकारात्मक परिवर्तन हुए हैं वह विकास के विरोध में नहीं बल्कि विकास के द्वारा ही उपलब्ध हुए हैं। हमें हर एक व्यक्ति को उसकी योग्यता के मुताबिक अवसर उपलब्ध कराकर शक्ति संपन्न बनाना होगा, तभी ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में हम विकास की रफ्तार से कदम मिलाकर चल सकेंगे और भविष्य की चुनौतियों का कारगर तरीके से मुकाबला कर सकेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जम्मू कश्मीर के त्वरित और समग्र विकास के प्रति वचनबद्ध हैं। आधारभूत ढांचे के क्षेत्र में उन्होंने जो प्रयास किए हैं उनसे जम्मू कश्मीर की संपूर्ण अर्थव्यवस्था तथा सामान्य जनजीवन में साथ आना शुरू हो गया है। मैं सभी श्रोताओं को एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। 2018 में 67,000 करोड़ रुपए खर्च करके मात्र 9,229 प्रोजेक्ट पूरे किए गए थे, लेकिन पिछले साल 63,000 करोड़ रुपए खर्च करके 21,943 प्रोजेक्ट पूरे किए गए हैं। आर्थिक विकास के लिए कारगर प्रशासनिक व्यवस्था तथा कामकाज में पारदर्शिता स्थापित करके हम ये सिद्ध करने में सफल हुए हैं कि जम्मू कश्मीर में लंबे समय तक समस्याओं को सुलझाने की बजाय नकारात्मक सोच के दलदल में उलझाया गया है। लोग ये भूल गए थे कि महानता इस देश का अतीत भी है और भविष्य भी। आज एकजुट होकर हम सभी को जम्मू कश्मीर के पुनर्निर्माण में अपने कर्तव्यों को पूरा करना है। यजुर्वेद में कहा गया है कि मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे, हम सभी एक दूसरे को मित्रता की दृष्टि से देखें और एक दूसरे के प्रति प्रेम, करुणा और सेवा की भावना को बरकरार रखें। जम्मू से रणधीर कुमार ने लाइफ सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन अनुप्रमाण अटेस्टेशन के संबंध में सुझाव भेजा है। रणधीर जी ने लिखा है कि फैमिली पेंशनर्स के लिए हर साल नवंबर में लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना अनिवार्य है और अगर अटेस्टेशन की प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी जाए तो इससे बुजुर्गों को, खासकर महिलाओं को बड़ी राहत मिलेगी। रणधीर जी, आपका सुझाव उत्तम है और मैं आईटी डिपार्टमेंट को इस पर आवश्यक कार्रवाई का निर्देश देता हूं। जम्मू से ही राजेश्वर जामवाल साहब ने श्रीनगर तथा जम्मू शहर में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने का सुझाव भेजा है। उन्होंने लिखा है कि इन दोनों शहरों में टेक्नोलॉजी के उपयोग से इन नियमों की अवहेलना करने वालों को दंडित किया जा सकता है, क्योंकि हर रेड लाइट पर मैन पावर के जरिए चालान काटना संभव नहीं है। राजेश्वर जी, आपके सुझाव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्मार्ट सिटी के ट्रैफिक कंपोनेंट में इसकी व्यवस्था की गई है। अभी पिछले साल 22 दिसंबर को रोड सेफ्टी रिव्यू मीटिंग में मैंने ये भी निर्देश दिया था कि अन्य शहरों के तकनीक पर आधारित बेस्ट प्रैक्टिसेस को जम्मू तथा श्रीनगर में अपनाने की आवश्यकता है और ऐसे इलाके जहां ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही वहां हैंड हेल्ड स्पीडोमीटर की व्यवस्था का भी निर्देश दिया गया है। मैं स्मार्ट सिटी तथा ट्रैफिक पुलिस की इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा कराने की कोशिश करूंगा। राजौरी के रहने वाले सुमित भार्गव ने एक अनूठा सुझाव भेजा है। सुमित लिखते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो भी नई सड़क बन रही है या मैग्नेमाइजेशन हो रहा है, उस सड़क पर हर दूसरे तीसरे किलोमीटर पर इंजीनियर तथा कॉन्ट्रैक्टर का नाम तथा नंबर डिस्प्ले बोर्ड पर लिखा होना चाहिए, ताकि अगर रोड के निर्माण में खराब सामग्री का इस्तेमाल किया गया है तो उसकी जिम्मेदारी फिक्स की जा सके। सुमित जी, आपके सुझाव के लिए धन्यवाद। मैं रोड एवं बिल्डिंग डिपार्टमेंट को इस सुझाव को एग्जामिन करने तथा उचित व्यवस्था करने का निर्देश अवश्य दूंगा। प्यारे भाइयों और बहनों, सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिनों से जम्मू तथा कश्मीर डिवीजन के अलग अलग इलाकों में स्नो क्लियरिंग की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। रात में भी कर्मचारी आम लोगों की सहूलियत के लिए लगे हुए। मैं इस कार्य से जुड़े प्रत्येक अधिकारी, कर्मचारी एवं डीसी साहबान को बधाई एवं साधुवाद देता हूं। 5 जनवरी को एक सोशल मीडिया यूजर ने कुछ तस्वीरें ट्वीट कर मुझे टैग किया था और उसमें लिखा था कि शोपियान के गांवों में भी पहली बार लोग बर्फ और बिजली एक साथ देख रहे हैं। मित्रों, संकल्प से सिद्धि का यह अद्भुत उदाहरण है। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। अलग अलग सेक्टर्स में जो रिफॉर्म्स हो रहे हैं वो आवाम के जीवन में सुखद परिवर्तन लाएं, यही प्रशासन का उद्देश्य है। मैं सभी श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि साल बर्फबारी के बावजूद कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने सिर्फ एक दिन में यानी 8 जनवरी को 11 केवी के 500 फीडर्स को मात्र 7 से 8 घंटे में दुरुस्त कर दिया था।
इसके अलावा बिजली की व्यवस्था पिछले साल की ठंड से बेहतर हो, इसके लिए भी प्रयास किए गए हैं। हमें इसे सुनिश्चित करने में सफलता भी मिली है। मैं बिजली विभाग के सभी कर्मचारियों, लाइनमैन्स को तहे दिल से आवाम की सेवा के लिए बधाई देता हूं। ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा बढ़ रहा है और पिछले कुछ दिनों में केसेस में भी काफी बढ़ोतरी हुई है। मैं आप सभी से कोरोना प्रोटोकॉल का समुचित पालन करने का आग्रह करता हूं। से नो टू थर्ड वेव हमारा सबका संकल्प होना चाहिए। इसलिए मैं मानता हूं कि कोरोना को रोकने में आपकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। आप स्वयं नियमों का पालन करेंगे और अन्य लोगों को भी जागरूक करेंगे, तभी हम इस पर प्रभावी नियंत्रण कर पाएंगे। साथियों, मैं देश के 73वें गणतंत्र दिवस की अग्रिम बधाई भी आप सभी को देना चाहूंगा। संविधान के नीति निर्माताओं, स्वतंत्रता संग्राम के वीर सपूतों की समृद्ध विरासत के आप सभी उत्तराधिकारी हैं। हमारा दायित्व है कर्तव्य पथ पर हमारा हर कदम समाज तथा राष्ट्र के लिए स्थायी एवं हितकारी हो। हमें मिलकर राष्ट्र की अनेकता और एकता दोनों को अक्षुण्ण रखना है। इसी संकल्प के साथ मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद।